हेलो एंड वेलकम टू अननोन इन साइंस। तो बच्चों, आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका पूरा नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले बच्चों आपको एक चीज़ मैं बता दूं। आपको पिछला वाला चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। क्या नाम है उसका? मोशन। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। तो स्लो मोशन में यदि फोर्स को पढ़ना है तो पहले मोशन को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो मोशन को पढ़ने के बाद ही आपको एक चीज़ समझ में आएगी। जब पिछले चैप्टर में जब अपन ने मोशन की बात करी थी, मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मतलब होता क्या है? मूवमेंट हुआ ना, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यदि मूवमेंट कर रहे हैं बच्चों, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आया सबके में कि मूवमेंट होने की वजह क्या है, किस वजह से मूवमेंट हो रहा होगा, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो साइंटिस्ट कई टाइम तक इसको लेके पजल रहे, उनके दिमाग में और ये बातें चलती रहीं कि आखिरकार मूवमेंट होता क्यों होगा। ठीक है, मूवमेंट होने के पीछे क्या वजह होगी, क्या चीज़ है जो मूवमेंट कराती है। ठीक है, जैसे अपन स्ट्रीट लाइन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है कभी, तो मतलब एक्सेलरेशन से मूवमेंट होता है। और मूवमेंट कितने टाइप का होता है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, स्पीड में चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ हो रही हैं। सारे मोशन कराने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, रेस्पॉन्सिबल होगी, जो मोशन को चेंज करा रही होगी। जैसे कि स्पीड बढ़ी, स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड 10 थी, 10 से लेकर 20 हुई, तो इसको कैसा मोशन बोलते हैं अपन? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन हो तो गया, पर एक्सेलरेशन कराने के पीछे कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हुआ होगा, तभी तो ये एक्सेलरेशन हुआ। अब इसके बाद एक चीज़ जैसे अपन देखते हैं कि जैसे एक बॉल है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक बॉल को आप ग्राउंड पे हिट कराओगे तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। पहले ये बाउंस बैक करेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रुक जाएगी फाइनली। तो एक चीज़ दिमाग में आई साइंटिस्ट के कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और उन्होंने सोचा कि ये लास्ट में जाके रुक रही है, यानी कि इसकी नेचुरल स्टेट है। जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है? नेचुरल स्टेट इसकी है, नेचुरल स्टेट है रेस्ट की। ये रेस्ट में रहना चाह रही है, तभी तो अपन इसको कितना भी फोर्स लगा लेते हैं, एक टाइम के बाद तो रुक जाती है। या फिर एक बॉल को रोल करा दो ऐसे ऐसे ग्राउंड पे जा रही है, तो एक टाइम के बाद वो भी रुक जाएगी। तो इसका मतलब साइंटिस्ट सोचा कि जो नेचुरल स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो रेस्ट की होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट की होती है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और भी स्टेट होती है। तो इसका मतलब अब फोर्स की यदि बात करें तो फोर्स क्या है? व्हाट इज़ इट? फोर्स क्या है? फोर्स को ना तो टेस्ट किया गया है, ना फील किया गया है, तो फिर क्या है? ओनली इसके अफेक्ट, जो इससे क्या इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे कि मैंने भी बताया ना, जैसे कि किसी की वेलोसिटी में चेंज आया, तो वेलोसिटी में चेंज आने के पीछे कोई ना कोई फैक्टर होगा, उसी फैक्टर का नाम फोर्स है। तो इसका मतलब ना तो इसको फील किया जा सकता है, ना तो इसको देखा जा सकता है, सिर्फ इसको हाँ फील तो किया जा सकता है कि इसकी वजह से क्या चेंज आया। ठीक है, तो फोर्स करता क्या अल्टीमेटली? पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑलवेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि मोशन में लाना हो तो आप क्या क्या कर सकते हो? उसको पुश कर सकते हो, उसको हिट कर सकते हो तेजी से, और पुल कर सकते हो, जिसकी वजह से वो मोशन में आ जाएंगे। ए मूव बिकॉज वी मेक ए फोर्स एक्ट ऑन देम। इसका मतलब क्या है? अपन किसी को मूव कराना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे? पुश कर सकते हो, हिट कर सकते हो, या पुल कर सकते हो। तो ये तीनों जो एक्ट है ना, ये तीनों एक्ट है, यानी कि मोशन कराने के लिए ये तीनों एक्ट हो रहे हैं ना। और इन तीनों एक्ट को कराने के लिए जिस फैक्टर की ज़रूरत पड़ रही है उसी का नाम फोर्स है। और क्या कर सकता है फोर्स? फोर्स वेलोसिटी में चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ सकता है। और वेलोसिटी को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। एक ये वर्क हो गया इसका। डायरेक्शन चेंज कर सकता है बच्चों, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, तो वहाँ पे एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। शेप में चेंज कर सकता है। शेप में कैसे? एक बलून है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इस पर दोनों साइड से फोर्स लगाओ तो ये इसकी शेप चेंज हो जाती है ना, ऐसे हो जाता है कुछ, तो ये शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को यदि आप खींचते हो तो ये कैसे? ऐसे करके ऐसे 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 खिंच जाएगी। या फिर इसको कंप्रेस करते हो तो ये ऐसे 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 कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है ना। तो फोर्स लगाने से शेप में भी चेंज हो सकता है, साइज में भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, और वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। ये सारे काम क्या कर सकता, कौन कर सकता है? फोर्स कर सकता है। अब देखते हैं फोर्स। अब देखो थ्योरीज ये थी फोर्स की थ्योरी। अब मैंने पूरा बैकग्राउंड समझा दिया, अब थ्योरी तो आराम से समझ ही लोगे। अरिस्टोटल की फैलेसी क्या थी? एक्शन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अरिस्टोटल ने क्या पहले माना था कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन कराने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं क्यों, आगे देखते हैं क्यों।
ये देखो गैलीलियो गैलीली दूसरे साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल के बाद, उन्होंने क्या आइडिया दिया, डेवलपमेंट द आइडिया ऑफ फोर्स। इन्होंने फोर्स का आइडिया क्या दिया, एज ए कॉज फॉर मोशन एंड डिटरमाइन दैट। अच्छा, इन्होंने बोला कि मोशन जो हो रही है उसके पीछे जो कॉज है, ठीक है, तो जो इसके पीछे जो कॉज है उसका नाम है फोर्स। बट इन्होंने एक चीज़ और बोली जो कि अरिस्टोटल से कम्प्लीटली डिफरेंट थी। उन्होंने तो बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन्होंने क्या बताया कि नेचुरल स्टेट होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो या तो रेस्ट होती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन होती है। इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा। यदि इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल स्टेट या तो रेस्ट होती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे जैसे बॉल थी, उसको ग्राउंड पे हिट कराया तो एक टाइम के बाद रेस्ट स्टेट में आ जाएगी क्योंकि उसकी नेचुरल स्टेट रेस्ट है। बट यदि कोई व्हील है, चलो ये मान लेते हैं आपकी बाइक है, और ये बाइक मोशन कर रही है, इसके पास कोई फोर्स नहीं है, या फिर दोनों साइड इसके पास है यूनिफॉर्म, या फिर इसके पास बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। बट यदि ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है बाइक तो ये नहीं रुकेगी, यानी कि इसकी नेचुरल स्टेट यूनिफॉर्म मोशन ही है। यदि रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। यदि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी। यदि 20 की स्पीड चल रही है तो ज़िंदगी भर 20 की स्पीड से ही चलती रहेगी। तो फिर आप बोलोगे सर ऐसा होता तो फिर तो बाइक में पेट्रोल डलाने की जरूरत ही नहीं थी, एक बार बस धक्का लगा के 20 की स्पीड ला दो और पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। एक्चुअल में तो यही होता है, एक्चुअल में यही होता है, बट रियल लाइफ में ये नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक फोर्स है। कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के कारण और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये अनबैलेंस फोर्स हो जाती है, और अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये रुक जाती है एक टाइम के बाद। यदि फोर्स बैलेंस होती, जितनी आगे के डायरेक्शन में लगती है उतनी पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगती रहती है, तो यूनिफॉर्म मोशन इनफाइनाइट टाइम तक करता रहता है। कौन, जो भी अपनी बाइक है या फिर 4 व्हीलर है जो भी होगी, वो इनफाइनाइट टाइम तक यूनिफॉर्म मोशन करता रहता। तो गैलीलियो ने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट होती है या तो रेस्ट होती है या यूनिफॉर्म मोशन होती है। दूसरे यदि शब्दों में यदि इसको बोलना चाहें, दूसरे वर्ड्स में इसको कैसे बोलेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तब तक। वापस बोलता हूँ, इसको यदि दूसरे वर्ड में बोलना हो गैलीलियो के स्टेटमेंट को, तो ये होगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या रेस्ट पर है तो वो या रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करना चाहेगा हमेशा के लिए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक। ठीक है, गैलीलियो ने जो बोला। अब देखते हैं कि आगे फोर्स के बारे में जो बात करते हैं। फोर्स क्या हो, एनी इंटरेक्शन डेट व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या करता है, मोशन ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करता है। और क्या कर सकता है, मैंने सारी चीज़ बता दी। और क्या क्या कर सकता है, मोशन में चेंज तो ला ही सकता है, एक्सीलरेशन तो करा ही सकता है, शेप में चेंज कर सकता है, साइज में चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। बताया ना था अभी बताया था ना, सब एग्जांपल लेके, बलून का एग्जांपल लिया था, स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था। अब बात करते हैं फोर्स दो टाइप का, ये रहा बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो लेते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल। एनसीईआरटी का एग्जांपल ये रहा, ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक प्यारा सा बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स का नाम ए मान लेते हैं। इसमें आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया एक्स। अब देखो इस डायरेक्शन में यदि फोर्स लगाने का मतलब एक डायरेक्शन में आपने खींचना स्टार्ट कर दिया हाथ से, एक डायरेक्शन में ऐसे रस्सी बांधी इसमें और इस डायरेक्शन में खींचना है, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। अभी अनबैलेंस फोर्स कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है बताता हूँ। देखो ये बॉक्स है और ये रखा हुआ है टेबल पे, तो टेबल और इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा पीछे की साइड, इसका नाम मैं देता हूँ स्मॉल एफ। और आगे की डायरेक्शन में आपने लगा दिया एक्स फोर्स। तो ये एक्स फोर्स की जो वैल्यू है, एक्स फोर्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। यदि ये फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है वैल्यू तो ये राइट साइड मूव करने लग जाएगा, यानी कि ये फोर्स अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि एक्स की वैल्यू एफ से ज़्यादा है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, यदि ये मूव नहीं करता, यदि मूव नहीं करता है, आपने फोर्स लगाया बट एक्स अमाउंट का नहीं लगाया, एक्स से कुछ कम अमाउंट, एक्स मान लो कि 10 न्यूटन है, एक्स मान लेते हैं 10 न्यूटन है, और फ्रिक्शन फोर्स इस पर है मान लेते हैं 5 न्यूटन। तो 10 न्यूटन की वैल्यू तो ज़्यादा है इसलिए मूव करने लग जाएगा। बट आपने अब क्या किया, एक्स की जो वैल्यू डाली, एक्स की मतलब अपने अब फोर्स लगाया वो 4 न्यूटन का लगाया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बताओ 4 न्यूटन का फोर्स लगाओगे,
4 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये आगे चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। तो फिर आप ये बोलोगे सर इसका मतलब तो ये पीछे चला जाना चाहिए, पीछे चला, क्योंकि पीछे तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना फ्रिक्शन का। तो एक बात बताऊँ, फ्रिक्शन की एक खास बात है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है, एडजस्ट करता है। जैसे 5 न्यूटन तो इसके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, 5 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। अब यदि आपने कम फोर्स लगाया, जैसे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन का लगेगा। जब दोनों 4 न्यूटन है, एक्स की वैल्यू भी 4 न्यूटन है, स्मॉल एफ की वैल्यू भी 4 न्यूटन है, तो अब ये क्या है, बैलेंस है, एक्स इक्वल टू एफ है इस केस में। तो इस फोर्स को बोलेंगे बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स जब दोनों की वैल्यू। यदि आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगाया होता तो फ्रिक्शन की वैल्यू 3 न्यूटन होती है, मतलब ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा जितना फोर्स लगाओगे तब तक, तो ये अब भी बैलेंस रहेगा। बट आपने जैसे 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब क्या हुआ, अब ये 5 से ज़्यादा आ गया ना, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता था वो 5 न्यूटन का लग सकता था, बट आपने फोर्स लगा दिया 6 न्यूटन का, तो अब ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अब राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेट फोर्स एफ नेट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 6 - 5, यानी कि 1 न्यूटन नेट फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन। यदि 1 न्यूटन नेट फोर्स लगेगा तो ये मूव करने लग जाएगा, तो अब ये अनबैलेंस्ड हो गया। तो जैसे 5 से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी, 5.0001 भी हो गई ना, तो ये राइट साइड मूव करने लग जाएगा, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। बट ये तो मैंने फ्रिक्शन का एग्जांपल लेके समझा दिया, बट एनसीईआरटी में जो एग्जांपल लिया है वो एक सिंपल नॉर्मल सा एग्जांपल है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें फ्रिक्शन वगैरह की कुछ बात नहीं करी, उन्होंने सीधा बोला यदि इसमें राइट साइड एक्स फोर्स लगाते हो तो ये राइट साइड चलेगा, यदि इसमें लेफ्ट साइड वाई फोर्स लगाते हो तो वाई फोर्स लगेगा, वाई फोर्स लगाते हो तो ये लेफ्ट साइड चलेगा, यानी एक्स नहीं लग रहा सिर्फ वाई लग रहा है, तो ये लेफ्ट साइड चलेगा। अच्छा, अब यदि दोनों डायरेक्शन में सेम अमाउंट का फोर्स लगा दो, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, सेम अमाउंट का फोर्स लगा दो तो क्या होगा, ये कहीं भी नहीं चलेगा बच्चों, ये कहीं भी नहीं चलेगा। मतलब इस केस में जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है। कौन सा फोर्स है, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स कब बोलते हैं, जब दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा हो, तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। बट इसको आइडियल केस मत मान लेना बच्चों। हाँ, आप कहीं ऐसा मान लो कि यदि फोर्स बैलेंस है तो जो नेचुरल स्टेट होती है वो रेस्ट होती है, ना 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 ना। यदि कोई व्हीकल है या फिर बाइक है, ये मूव कर रही है और इसमें दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, इधर भी 5 न्यूटन और इधर भी 5 न्यूटन, दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है, और ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्पीड मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। तो यदि ये यूनिफॉर्म, यदि इस पर बैलेंस फोर्स है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इसकी तरह ये रेस्ट पर रहेगी, ना ना ना। अभी एक चीज़ बताई थी, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहता है, और यदि मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, बट वो कैसे हैं, बैलेंस्ड। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। इसमें बात समझो वापस, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि यदि इस ब्लॉक पर दोनों डायरेक्शन में सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा था तो ये रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि ये पहले रेस्ट पे ही था बच्चों। बट ये बाइक क्या कर रही थी, मोशन कर रही थी, यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी, कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड से, और इस पर दोनों डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन 5 न्यूटन। बट ये फोर्स कैसा था, बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स यदि लग रहा है किसी यूनिफॉर्म मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन करता ही रहेगा। क्योंकि कब मोशन में चेंज आता है, जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है तब। तो यहाँ पे अनबैलेंस तो नहीं है, दोनों साइड में सेम फोर्स है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। अच्छा, ये रुकेगा कब, जब ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स हो, तो रुक भी सकता है और ये एक्सेलरेशन भी कर सकता है। कैसे 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 कैसे, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे 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 ऐसे, देखो कैसे रुक सकता है। ये क्या माने इसको, चलो ये कार चल रही कार है, इस पर इधर की साइड में लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, और ये इसकी स्पीड थी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। अब पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एफ नेट, क्योंकि ये पीछे वाला फोर्स ज़्यादा है तो नेट फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में 1 न्यूटन का। यदि इस पर पीछे की डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, अब ये फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया ना, क्योंकि पीछे 6 था और आगे 5 था, तो नेट फोर्स 1 न्यूटन आया, किस डायरेक्शन में आया, पीछे की डायरेक्शन। अच्छा, तो इस पर अब पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जबकि स्पीड इसकी आगे की तरफ है, तो ये पीछे की डायरेक्शन में यदि तुम्हें फोर्स लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे मान के चलो यहाँ पे एक रस्सी लेके इसको पीछे 1 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से रुक गया,
अच्छा, दूसरा केस लेके चलते हैं। अब दूसरे केस में आगे की साइड 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, पीछे की साइड 5 न्यूटन का। अब इस केस में जो नेट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? आएगा तो सेम ही 6 - 5 1 न्यूटन, बट अब आगे की डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा था, 6 न्यूटन आगे इसकी साइड था ना, तो 1 न्यूटन का फोर्स अब किधर लग रहा है? आगे की डायरेक्शन में। तो अब ये क्या करेगा? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड तो इसकी थी ही पहले से ही, अब इसको एक सपोर्ट और मिल गया 1 न्यूटन के फोर्स का। अब इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो अब इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ जाएगी मतलब एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, मतलब इसकी स्पीड अब बढ़ेगी। तो फोर्स की वजह से, अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है इसमें? एक इसकी स्पीड कम हो सकती है। इस जब 1 न्यूटन का फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा था तो स्पीड कम हो रही थी ना, तो स्पीड कम होने की वजह से ये एक टाइम के बाद रुक जाएगा। ओके, स्पीड बढ़ भी सकती है, यदि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स मिल गया इसको, तो स्पीड बढ़ भी सकती है। तो ये एक चीज़ हो सकती है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का जो दिया है उसमें क्या बताया आपको। एक ब्लॉक है, ये ज़मीन पे रखा हुआ है, इसको एक बच्चा पुश करने की कोशिश करता है, पुश करता है, इधर पुश करता है, इसको थोड़ा फोर्स लगाता है। तो मैंने क्या बताया कि यदि आप इस पर आगे की डायरेक्शन फोर्स लगाओगे तो इसमें पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वैल्यू एक लिमिट तक बढ़ती है धीरे धीरे। तो पहले उन्होंने पुश किया तो पुश नहीं हुआ, फिर थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाया तब भी पुश नहीं हुआ, फिर उन्होंने फोर्स और ज़्यादा बढ़ा दिया बच्चे ने, तो क्या हुआ कि ये आगे की डायरेक्शन में चलने लगा। तो बताओ क्या हुआ होगा? पहले जितना, जैसे कि इन्होंने, जैसे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये मान लो 10 न्यूटन तक जा सकती थी, तो पहले बच्चे ने लगाया होगा माना कि 5 न्यूटन फोर्स, तो 5 न्यूटन लगाया तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा पीछे। बताओ ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने पहले समझाया था आपको कि फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट तक वैल्यू को एडजस्ट करके चलता है। एडजस्ट कैसे करता है? यदि आगे की डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये पीछे भी 5 न्यूटन का ही लगाता है। ठीक है, तो ये फोर्स बैलेंस हो गया होगा और ये मूव नहीं करा होगा। फिर दूसरे केस में उसने फोर्स थोड़ा बढ़ाया, यानी कि 8 न्यूटन फोर्स कर लिया, तो 8 न्यूटन फोर्स किया तो फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू बढ़ा के 8 न्यूटन कर दी होगी, तब ये बैलेंस रहा और ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। फिर उन्होंने लगाया 10 न्यूटन का लगा दिया थर्ड केस में, तो 10 न्यूटन का इन्होंने लगाया तो इसने भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम मैंने क्या बताया कि 10 न्यूटन तक जा सकता था फ्रिक्शन, तो उन्होंने भी 10 न्यूटन का पीछे की डायरेक्शन फोर्स लगा दिया। ओके, अब भी क्या है? फोर्स बैलेंस है, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अब बच्चे ने क्या किया? फोर्थ केस में इसने 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 11 न्यूटन का फोर्स इसने इस डायरेक्शन में लगा दिया और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की डायरेक्शन जो कि है 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स आ गया ना अब तो राइट डायरेक्शन में, 11 - 10, तो यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में आ गया। तो राइट डायरेक्शन यदि नेट फोर्स है तो ये आगे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझिए कैसे ब्लॉक ने मूव किया होगा, समझ में आ गया। ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी। तीसरा एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया है वो है साइकिल का। यदि आप साइकिल चला रहे हो, जब तक आप इसमें पेडल देते रहोगे, जब तक इसमें पेडल लगाते रहोगे तो ये मूव करती रहेगी। जैसे ही पेडल देना छोड़ा आपने तो क्या होगा? एक टाइम के बाद रुक जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर एक अनबैलेंस फोर्स लगता है, नेट फोर्स लगता है। वो किस डायरेक्शन में? पीछे डायरेक्शन में। कैसे? कौन सा फोर्स है वो? फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आया? जो व्हील है ना वो किसके संपर्क में है? किसके कॉन्टैक्ट में? ग्राउंड के। तो ग्राउंड और व्हील के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि इनके मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। यदि ये आगे चलना चाह रहा है बच्चा तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। तो यदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो जैसे आप पैडल देना छोड़ोगे, यानी कि आप फोर्स लगाना छोड़ दोगे, फोर्स लगाना छोड़ दोगे तो क्या होगा? ये एक टाइम के बाद साइकिल रुक जाएगी। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, स्पीड को कम कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। यानी कि मोशन मैं अभी एक चीज़ बताई, हमेशा मैं एक नाम ले रहा हूँ, क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम ले रहा हूँ। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स यही मोशन कॉज कराएगा, यही एक्सेलरेशन कराएगा। मोशन नहीं, एक्सेलरेशन यही कॉज कराएगा। यानी कि स्पीड में कम करना, स्पीड को बढ़ाना, डायरेक्शन को चेंज करना, ये सारे काम क्या करेगा? अनबैलेंस फोर्स करेगा। बैलेंस फोर्स तो कुछ नहीं करेगा। यदि नेचुरल स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट है तो उस पर यदि बैलेंस फोर्स लगेगा तो रेस्ट पे रहेगी। यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी जब तक उस पर बैलेंस फोर्स है। जैसी टर्म आएगी अनबैलेंस फोर्स तो वहाँ पे कुछ चमत्कार होगा, वहाँ पे कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार क्या क्या हो सकता है मैंने बता दिया, क्या क्या हो सकता है स्पीड में कम ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स। कैसा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। स्पीड में चेंज के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन में चेंज के लिए क्या चाहिए? फोर्स। कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, जब फोर्स को कम्प्लीटली हटा दोगे तो ये, अब देखो इसके लिए इन्होंने एक जो साइंटिस्ट अपने थे जिनका नाम अभी लिया, गैलीलियो, पहले ये देख लो,
बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस है। इट इज़ अ कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स जीरो है। बैलेंस का मतलब ये हुआ जितना आगे की डायरेक्शन उतना पीछे की डायरेक्शन, यानी कि नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है बच्चों। अच्छा एक चीज़ और मैं तुम्हें समझा देता हूँ, आगे और पीछे ही मत याद कर लेना हमेशा। ऐसा ये एक सर्कुलर कोई रिम है, ये साइकिल की रिम है, ज़रूरी नहीं कि इस डायरेक्शन में आगे पीछे से याद रखो, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर नीचे भी फोर्स लग रहा। मैं इसमें इधर 5 इधर 5 इधर 6 इधर 6 इधर 7 इधर 7। अब बताओ ये बैलेंस है कि नहीं, सारे फोर्स बिल्कुल बैलेंस है। ये 7 से ये वाला 7 बैलेंस है, इस 5 से ये वाला 5 बैलेंस है, 6 से ये वाला 6 बैलेंस है। अच्छा चलो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लेते, सबको 5 न्यूटन ले लेते हैं, सबको 5, तब बैलेंस है कि नहीं। इस वाले 5 से ये बैलेंस है, इस वाले 5 से ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, सिर्फ इसीलिए कि आप हमेशा ये मत याद रख लो कि जितना आगे की डायरेक्शन में उतना पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है तो बैलेंस होगा, जरूरी नहीं आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में कहीं भी, मतलब इक्वल एंड अपोजिट लगनी चाहिए तो बैलेंस हो जाएगा। ओके अनबैलेंस क्या है, इट इज़ कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग इन द बॉडी इज नॉन जीरो, जो नेट फोर्स है वो नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं है, यानी कि फोर्स बैलेंस नहीं है। नेट एक्सेलरेशन इज जीरो, इस केस में नेट एक्सेलरेशन क्यों जीरो होगा, क्यों, एफ इक्वल टू एम ए। जब नेट फोर्स यदि जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स है। इट इज़ द रीजन बिहाइंड द प्रीवियस स्टेट ऑफ द बॉडी। कैसे, यदि कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे बनी रहेगी, यदि यूनिफॉर्म मोशन कर रही तो मोशन करती रहेगी जब तक उसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है। जबकि यदि अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो वो बॉडी की इस स्टेट में, इनिशियल स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, या तो वो एक्सेलरेशन कर सकती है, या तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, क्या चेंज हो सकता है, सब चीज़ें जो मैंने बता दी वो सारी चीज़ें चेंज आ सकती हैं। बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इनर्शिया। अभी इनर्शिया क्या है इसको भी अपन पढ़ेंगे। बॉडी विल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से करती रहेगी मोशन, बैलेंस फोर्स से कोई दिक्कत नहीं है। अब गैलीलियो गैलीली साहब थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक बॉल ली इन्होंने, मार्बल की बॉल इसका नाम है, ये मार्बल बॉल है, और इन्होंने क्या किया, इस बॉल को यहाँ से छोड़ा, इन बॉल को इन्होंने यहाँ से छोड़ा, तो इन्होंने क्या किया कि जितनी हाइट ये थी ना, इन्होंने बताया कि जितनी हाइट से इधर से छोड़ोगे ना, ये दूसरे वाले सरफेस पे उतनी हाइट तक जाएगी। यदि उधर हाइट एस है तो यहाँ पर भी एस तक जाएगी। यदि आपने इसका इंक्लिनेशन चेंज कर दिया, यानी कि कम इंक्लाइन कर दिया, तो इस हाइट तक जाने के लिए इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ना। ये डिस्टेंस जैसे D1 थी, ये D1 थी, और ये हाइट तो H1 है, H है, इधर भी H। अब देखो यदि आपने इंक्लिनेशन चेंज कर दिया, यानी कि कम कर दिया, ये एंगल देखो θ1 था, दूसरा एंगल θ2 मान लो। अब क्या हुआ, θ2 की वैल्यू क्या है, θ2 की वैल्यू θ1 से कम है, यानी कि इंक्लिनेशन कम कर दिया आपने। तो क्या होगा, इसको सेम हाइट तक पहुँचने के लिए, यदि ये मान के चलो ये सेम हाइट है, ये रही हाइट, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी ना। अब देखो इस पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की ये डिस्टेंस है, ये रही, ये डिस्टेंस है ना D1। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है सेम हाइट कवर करने के लिए, तो D2 डिस्टेंस कवर करनी है, ये D2 मान लो, तो D2 की वैल्यू D1 से ज़्यादा है ना, D2 की वैल्यू D1 से ज़्यादा है। और इन्होंने क्या बताया कि जितनी हाइट से आप इसको रिलीज़ करोगे तो इस सामने वाले सरफेस पे उतनी हाइट तक ही जाएगी। आपने इंक्लिनेशन और कम कर दिया, तो अब इतनी हाइट तक पहुंचने के लिए इसको और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ये D3 मान लो, D3 की वैल्यू D2 से भी ज़्यादा है। ऐसे यदि आपने कम करते करते आप एकदम फ्लैट कर दिया, आपने इसको फ्लैट कर दिया, यानी कि ऐसे एकदम यहाँ से छोड़ा और आपने इसको फ्लैट सरफेस पे यानी कि ग्राउंड पे मूव करा दिया, तो क्या हुआ, ये सेम हाइट तक पहुँचने के लिए, अब ये कभी भी हाइट तक पहुँच ही नहीं पाएगी क्योंकि सरफेस तो क्या है, पैरेलल है, फ्लैट है। तो क्या होगा, अब ये होगा कि ये उस हाइट तक पहुँचने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ये वही केस हो गया, दो पैरेलल लाइन कहाँ पे जाके मिलती हैं, इनफाइनाइट पे जाके, यानी कि वो कभी नहीं मिलती हैं इनफाइनाइट। तो ये भी अपनी हाइट के लिए इसको अपने, ये देखो इसको अपने उसकी तलाश है, किसकी, अपने प्यार को पाना चाहती है। ये हाइट H है तो ये H हाइट तक ही पहुंचना चाहती है, पर इसने क्या किया, ये बेचारी मृग तृष्णा में फंस गई, इसको हाइट उसी हाइट तक पहुंचने के लिए अब इनफाइनाइट दूरी तक जाना पड़ेगा।
और इसको वहाँ पे भी वो हाइट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं। इनफाइनाइट मतलब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और लास्ट में जाके ये परेशान हो जाएगी। बट अच्छी बात सुनो, अच्छी बात ये है बच्चों कि आप रियल लाइफ में ऐसा कोई भी केस नहीं देखोगे कि आपने एच हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कवर करे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमेशा लगता है फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि अनबैलेंस फोर्स लगता है उस पर। और यदि अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब मोशन का अपोज करेगा। यदि ये राइट साइड चल रही है तो पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वजह से एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। एक टाइम के बाद ये रुक जाएगी। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि आप किसी भी हाइट से रिलीज कर दो तो वो एक टाइम के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है पीछे के डायरेक्शन में, जो इसको अपोज करता है। तो फिर इन सारे फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया किसने? न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने फिर अपने रूल दिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। क्या कह रहे हैं ये? कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। यदि दूसरी शब्दों में इसको बताना हो तो ये बोल सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब ये क्या, ये नई चीज़ बता दी सर आपने, इनर्शिया। आप पहले तो ये चीज़ बता नहीं रहे थे, अब क्या बता रहे हो? तो बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सब चीज़ बताऊँगा। तो ये लॉ के हिसाब से क्या है कि यदि कोई रेस्ट पर है तो रेस्ट पे, और मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। इसी चीज़ को बोलते हैं इनर्शिया। किसको? कि कोई रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो मूव भी करता रहेगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? इनर्शिया के कारण हो रहा है। इसीलिए एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक में दे रखी है वो क्या है? ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट ए चेंज ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो उनका स्टेट ऑफ मोशन है उसको उसके चेंज को अपोज करते हैं। यदि ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो रेस्ट पे पड़ा रहेगा आपकी तरह, जब तक। देखो अब मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है और आपने सोचा कि सर मैं अननोन साइंस में तैयारी करना चाहता हूँ। अननोन साइंस में आप आए, आपने अपनी ब्रांच में ऑफलाइन जो सेंटर है अपना अननोन साइंस का, वहाँ पे आके संपर्क किया कि सर मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हम लोग नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, आप आए, पर क्या हुआ, आप अपनी नेचुरल स्टेट में पढ़े हुए, एकदम 9-10 में कुछ पढ़ाई कर नहीं रहे हो और बेड पे पढ़ रहे हो, यानी कि आपकी नेचुरल स्टेट क्या हो गई? रेस्ट। तो आप रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर ही रहना चाहोगे जब तक कि मम्मी या पापा का एक थप्पड़ ना पड़ जाए, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक आप रेस्ट में पड़े रहोगे, क्योंकि आप मोशन तो कर ही नहीं रहे, बिल्कुल मोशन तो कर ही नहीं रहे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मोशन कर रहे हैं, मतलब 9-10 में थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी। या फिर हो सकता है चलो अच्छी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना रिगरसली नहीं कर रहे, उतना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन करना चाहेंगे वो। बट अननोन साइंस में जैसे ही आप आओगे तो आप पे एक फोर्स लगाया जाएगा और जिसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, यानी कि, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे थे। ये बात भी ध्यान रखना, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे थे, तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो जैसे आप पहले पढ़ रहे थे 5 घंटे, तो हम फोर्स लगाएंगे आपके ऊपर अननोन साइंस में आओगे तो, और उस फोर्स की वजह से आप करने लग जाओगे एक्सेलरेशन और आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा टाइम तक पढ़ोगे और आप फाइनली नीट में हो जाओगे सेलेक्ट। ठीक है, समझ में आया? तो आपकी इनर्शिया को तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को जब अननोन साइंस में आओगे। तो वापस डेफिनेशन बताता हूँ, एक डेफिनेशन बता दी, जब कोई रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मोशन पे तो मोशन में रहना चाहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे। दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं ऑल ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज करते हैं। ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में मैं वापस बताता हूँ, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया किसको बोलते हैं? इनर्शिया एक टेंडेंसी है। क्या, किस चीज़ की टेंडेंसी? वापस सुनो, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग। इनर्शिया एक टेंडेंसी है जो कि आपको
यदि आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में रखेगी, और मोशन कर रहे हो तो मोशन में रखेगी। इसी को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया एक टेंडेंसी है। इनर्शिया याद रखना कोई ये नहीं है मूव कराने के लिए या फिर वो कराने के लिए कोई फोर्स नहीं है, ये एक टेंडेंसी है। जब नेचुरल स्टेट में पड़े हुए हो एकदम खा पी के बेड पर लेटे हुए तो बेड पर लेटे रहो, और यदि आप मोशन कर रहे हो यूनिफॉर्म मोशन 9th-10th में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो तो यूनिफॉर्म मोशन करते रहोगे जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये एक टेंडेंसी है आपको उसी स्टेट में रखने की। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इनर्शिया के एग्जाम्पल देखते हैं। मज़ा तो अब आएगा बच्चों, मज़ा तो अब आएगा। देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इनर्शिया मोशन के एग्जाम्पल। सीट बेल्ट बांधते हो बच्चों? नहीं सर हम नहीं बैठे कार में। चलो बैठना आप। एक सीट बेल्ट होती है उसमें आगे, वो क्या करती है देखो, ये आपकी सीट और ये हो आप बच्चों, ये आपका मुंह बना दिया मैंने, ये हाथ हो गए, ये पैर हो गए। सीट पे बैठे हो आप, तो सीट पे बैठे हो और ये कार क्या है, चल रही है चल रही है चल रही चल तो कार के साथ साथ सीट भी चल रही है, क्योंकि सीट तो कार में लगी है ना, कार में सीट भी चल रही है और सीट के साथ साथ आप भी चल रहे हो। ओके, अब ब्रेक लगा दी, माना कि आपके पापा ड्राइव कर रहे हैं और उन्होंने ब्रेक लगा दी, तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बताओ 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 बताओ। देखो ये होगा कि आपकी जो बॉडी है वो तो कार के साथ मूव कर रही थी और कार रुक गई, तो क्या होगा, आपको मूव, आप तो कार तो रुक गई और आप मूव कर रहे हो तो आप आगे की डायरेक्शन में डैशबोर्ड पे जाके टकरा जाओगे आगे। इसीलिए होती है सीट बेल्ट, इसीलिए आपको बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगा लो। ऐसे आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, सीट बेल्ट क्या करेगी, आपको आगे जाने से रोकेगी। यदि आप आगे जा रहे हो तो ये आपको वहीं की वहीं रोक लेगी। ये किस वजह से हुआ, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से कैसे हुआ, क्योंकि देखो आप मूवमेंट कर रहे थे तो आप मूव करना चाहोगे, आप रुकना चाहोगे ही नहीं। इनर्शिया यही तो कहता है, इनर्शिया क्या कहता है, यदि आप मूव कर रहे हो तो मूव करते ही रहोगे। तो आप तो कार के साथ साथ मूव कर रहे थे, तो आप मूव कर रहे हो, बट कार रुक गई तो आप, कार तो रुक गई और आप आगे की तरफ चले गए क्योंकि आप मूव कर रहे थे। अब क्या हुआ, आप बैठे हुए कार में और कार ने अचानक चलना स्टार्ट किया, तेज़ी से अचानक स्टार्ट किया, तो आप तो रेस्ट पे थे, आप तो रेस्ट पे थे बच्चे, आप रेस्ट पे थे और कार आगे निकल गई, कार आगे चली गई, तो आपको एक पीछे की साइड झटका लगता है। ये झटका आपको पता नहीं चलेगा, कार में इतना पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको ये झटका पता करना है तो आप बस में जाके खड़े हो जाना, बैठना मत सीट पे, खड़े हो जाना। और जैसे ही बस ने एक साथ चलना स्टार्ट किया, तुरंत तेज़ी से एकदम चलना स्टार्ट किया, तो बस आगे की साइड चल रही है, बस आगे साइड चल रही है और आपके पैर इसके कांटेक्ट में बस की नीचे वाली सरफेस की, तो आपके पैरों ने भी चलना स्टार्ट कर दिया, पर बाकी बॉडी तो आपकी रेस्ट में रहना चाहेगी ना बच्चों, क्योंकि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहिए। किस वजह से, इनर्शिया। तो आपकी बॉडी पीछे की साइड मूव करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि बस आगे निकल गई, आप वहीं की वहीं रह गए, तो आप पीछे की साइड एक धक्का लगेगा। ओके, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल इसका है अपना एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल। ये तो हो गया, एक तो धक्का लगता है। अच्छा, यदि एक टर्न लेती है, कोई गाड़ी ऐसे सीधी चल रही थी, अब वो टर्न ले ली थी, राइट साइड टर्न ले ली थी, तो आप तो इस डायरेक्शन में झुकोगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में झुकोगे। क्यों झुकोगे, क्योंकि आपकी बॉडी तो सीधी चल रही थी और सीधी चलना चाहेगी, बट इसने ले लिया टर्न, गाड़ी ने टर्न ले लिया, बट आपकी बॉडी तो इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी, तो एक साइड आपको झटका लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। यदि इसने इधर टर्न ले लिया होता तो इस इधर डायरेक्शन में झटका लगता, क्योंकि आपकी बॉडी तो सीधा चलना चाहेगी, इसने ले लिया टर्न, तो इनर्शिया की वजह से आपको ये फील होता है। साफ टर्न लेने पे भी ये सीट बेल्ट वाली कहानी समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल देखो, कैरम खेला है बच्चों, नहीं खेला तो खेलना, आज खेलना बच्चों, कैरम खेलना। ये कैरम है, ये कैरम है और ये गोटियाँ रखी हुई हैं और ये आपकी पार्टी हो रही है। ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते, ये आप हो, ये आपका वो है, कौन फ्रेंड है आपका, आप इधर बैठे हो, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है दोनों की, और ये आप खेल रहे हो। आपने यहाँ से स्ट्राइकर से ये बहुत सारे ये देखो ये देखो ये देखो, कैरम बोर्ड पे ये कॉइन्स ऐसे रख लिया आपने, मतलब जो गोटियाँ इनको बोलते हैं वो रख ली, और स्ट्राइकर से आपने तेज़ी से हिट किया। जैसे नीचे वाले, इस वाली सबसे नीचे जो रखा है ना कॉइन, उससे जाके आपका स्ट्राइकर टकराया, तो देखो क्या देखोगे आप, ये स्ट्राइकर तो मूव करेगा, ये तो मूव करेगा, बट जो बाकी जो कॉइन्स रखे हुए हैं वो उसी जगह पर सीधे सीधे नीचे गिरेंगे, वो
और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यदि परफेक्ट शॉट लगाया आपको तो ये नीचे बस ये नीचे वाला तो आगे चला जाएगा और ये ऊपर वाले सीधे के सीधे ऐसे ही पाइल अप रहेंगे, मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ नीचे वाला निकल चला जाएगा यहाँ से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जैसे आपने फोर्स, ये पहले रेस्ट पर थे, सभी रेस्ट पर थे, आपने इस पर तो फोर्स लगा दिया सबसे नीचे वाले पे, तो इस पर फोर्स लगाया तो ये तो मूव कर गया, बट ये रेस्ट पर थे तो ये रेस्ट पर ही रहना चाहेंगे, ये रेस्ट पर थे तो ये रेस्ट पर ही रहना चाहेंगे। यदि फोर्स पूरी तरह से बैलेंस रहा तो ये इसी डायरेक्शन पर रहेंगे, यदि थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो जाता है तो ये गिर जाएंगे पर कहाँ पे गिरेंगे? यहीं पर। ऐसा नहीं कि ये मूव करेंगे, ये सिर्फ यहीं पर गिर जाएंगे। तो ऐसा किस वजह से हुआ? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या कहता है? यदि कोई रेस्ट पर है तो रेस्ट, तो ये रेस्ट पर थे ना तो ये रेस्ट पे रहना चाहेंगे, आपका सबसे नीचे वाला जो कॉइन था वो निकल जाएगा, बाकी यहीं गिर जाएंगे। दूसरा, एक गिलास है पानी का, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, इसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है और इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। आपने क्या किया? तेज़ी से फोर्स लगा के इस कार्डबोर्ड को यहाँ से खिसका दिया, तो आप देखोगे कॉइन नहीं खिसकता, कॉइन इस पानी के गिलास में नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया के कारण, क्योंकि ये रेस्ट पर था तो ये रेस्ट पर रहना चाहेगा। इसके साथ में जो कार्डबोर्ड था उस पर आपने फोर्स लगाया तो वो तो मोशन कर जाएगा, वो निकल जाएगा, और ये यहाँ पे था तो यहीं पे रहना चाहेगा, जिस वजह से ये नीचे गिर पड़ेगा, क्योंकि ये कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं कर रहा। बट चलो बट वाले केस को नहीं लेंगे, फ्रिक्शन वाला मैं बताना चाह रहा था कि यदि इनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये भी इसके साथ मूव कर सकता है, बट वो केस नहीं लेते अभी, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं इनर्शिया की। इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो आप इतना याद रखो, इतना ही समझो कि ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहना चाहिए इनर्शिया के कारण, और ये जो कार्डबोर्ड अपना मूव कर जाएगा, ये नीचे गिर पड़ेगा। एक बैंडेड वाला भी देख लो। बैंडेड आपने कभी लगाई हो बच्चों, बैंडेड आपने कभी लगाई हो तो उसको निकालते टाइम, जब उस बैंडेड को निकालते हैं ना तो उसको तेज़ी से खींचते हैं। बैंडेड को यदि आप किसी से निकलवाओगे तो वो क्या करते हैं? तेज़ी से खींचते हैं, एक साथ तेज़ी से खींचते हैं। तो तेज़ी से खींचे हुए तो आपको उतना दर्द नहीं होगा, बट इसको धीरे धीरे निकालोगे तो दर्द होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ? यदि आप धीरे से खींचोगे इसको धीरे धीरे तो जो हेयर होंगे, जो आपके स्किन के हेयर होंगे, वो भी इसके साथ मूव करेंगे, वो भी उसके साथ धीरे धीरे मूव करें तो आपको होगा दर्द। बट आपने एक साथ तेज़ी से खींच दिया बच्चों, तो क्या होगा? वो हेयर को मूव, इतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा मूव करने का, मतलब अब वो अपने नेचुरल स्टेट रेस्ट पे थे, वो रेस्ट पे रहना चाहेंगे, और स्किन को भी उतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपने एक साथ खींच लिया ना, तो स्किन ने उसके साथ मोशन ही नहीं कर पाया, स्किन को टाइम नहीं मिला उसके साथ मोशन करने का, तो वो रेस्ट पे रहेगी और आपको उतना दर्द नहीं होगा। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? जैसे कि आपने एक कंबल लिया और उसको डस्ट निकालने के लिए आपने तेज़ी से इसको किसी भी और चीज़ से पीटना स्टार्ट किया। अब इसको पीटोगे तो यहाँ से धूल निकलती है, डस्ट निकलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डस्ट के पार्टिकल तो यहाँ पे बैठे हुए थे और वो रेस्ट पर थे, पर आपने इसको मोशन कराया, किसको? कंबल को मोशन कराया, तो कंबल बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, आगे पीछे मोशन करेगा, बट डस्ट पार्टिकल इनर्शिया के कारण उसी जगह रहना चाहेंगे, तो कंबल तो यहाँ से पीछे चला गया, जब तक डस्ट पार्टिकल यहीं पे थे तो ये इससे अलग हो गए। फिर ये आगे आया तो पीछे जो डस्ट पार्टिकल थे वो पीछे ही रहना चाह रहे थे, बट ये आगे आ गया, तो मतलब वो रेस्ट पे रहना चाह रहे थे और कंबल ने मूव करने स्टार्ट कर दिया, तो रेस्ट पे थे तो इससे अलग हो गए, समझ। तो ये भी इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, धूल निकल जाती है वहाँ से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अपन ने देख लिया, वापस यहाँ से पढ़ लेना आप आराम से, मैंने तुम्हें समझा दिया पूरा। अब बात करते हैं, सर बात बहुत करते हो आप, पढ़ाते नहीं। अरे यार बात नहीं कर रहा मैं, पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों, बोल रहा हूँ। चलो इनर्शिया को और थोड़ा समझ लेते हैं। इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है? इनर्शिया एंड मास में क्या रिलेशन है? एक चीज़ बताओ मुझे, ये है आपके पास, ये एक साइकिल है, इसको फोर्स लगाते हो आप तो ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। यदि यही फोर्स आप ट्रक पे लगाओगे, इतना ही फोर्स, तो ट्रक मूव करना स्टार्ट कर देगा? नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, यही फोर्स यदि आप ट्रेन पे लगाओ, मूव करना स्टार्ट, जो ट्रक मूव नहीं कर रहा तो ट्रेन क्या मूव करेगी बच्चों? ट्रक मूव नहीं कर रहा तो ट्रेन क्या मूव करेगी? तो मतलब इनर्शिया का, जैसे अब आप क्या करते हो, आप पैर से एक फुटबॉल को स्ट्राइक करते हो, फुटबॉल को पैर से स्ट्राइक करते हो तो फुटबॉल दूर चली जाती है। अब इसी इतना ही बड़ा एक पत्थर ले लो, ऑब्वियसली इसका मास यदि 5 kg है, 5 kg तो बहुत हो गया, वैसे इसका इतना मास नहीं होता, माना कि ये 500 ग्राम है, 500 ग्राम, और इस पत्थर का मास कितना होगा? इसका होगा 5 to 6 kg, 6 kg वाला। यदि इस पत्थर को यदि स्ट्राइक करोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, आपका पत्थर नहीं, आपका पैर टूट जाएगा। तो यदि सेम अमाउंट के पत्थर को मूव कराना चाहोगे तो नहीं करेगा,
तो इस एग्जाम्पल से, इन एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है कि मास का बड़ा गहरा रिलेशन है किसके साथ, इनर्शिया के साथ। इनर्शिया के साथ बहुत गहरा रिलेशन है, और वो रिलेशन ये है कि इनर्शिया क्या है, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इनर्शिया है क्या, टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है कि उसकी नेचुरल स्टेट, यदि रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, वो मोशन में तो मोशन में रहेगा। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, और जो मास होता है ऑब्जेक्ट का वही मेजर होता है इनर्शिया का। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। ठीक है, जितना मास ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा रे बच्चे। मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। मोमेंटम, कौन सा क्षम, मोमेंटम। मोमेंटम की बात करने से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ बात है मास और वेलोसिटी में। मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी ये दो चीज़ें, इनके अंदर कुछ ना कुछ बात है जिसकी वजह से क्या हो रहा है। चलो बात की बात करते हैं। जैसे कि एक ट्रक है, ये खड़ा हुआ है, ओके, तो आपको इससे कोई भी डर नहीं है। पर यदि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा है तो यदि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा है तो ये किसी आदमी को मार भी सकता है। यानी कि इसकी स्पीड कम है पर मास ज़्यादा है। स्पीड कम है, ऐसे नहीं, स्पीड कम है मास ज़्यादा है, तब भी ये क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बुलेट का। यदि एक बुलेट फायर करते हो आप, एक बंदूक से बुलेट फायर किया आपने, तो उसका मास कम है, मास तो कम है पर वेलोसिटी ज़्यादा है। मास कम है, वेलोसिटी, तो भी वो किसी आदमी में यदि लगती है गोली तो क्या होता है, वो मर जाता है। इसका मतलब मास और वेलोसिटी को कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी है जो जोड़ रही है, जोड़ के रख रही है। कोई ना कोई ऐसी एक क्वांटिटी है जो दोनों को जोड़ के रख रही है, और इनकी वजह से कोई नई क्वांटिटी आ रही है जो कि हाईली इम्पैक्टफुल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है। आपने देखा ना क्या क्या हो सकता है। एक ट्रक है, यदि वो कम स्पीड से भी चलता है तो क्या कर देता है, एक आदमी को मार सकता है। एक बुलेट है, उसका मास कम है पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वो भी आदमी को मार सकती है। मतलब कोई ना कोई इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, इन दोनों को, मास और वेलोसिटी को कंबाइन करती है, और उस इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी का नाम है मोमेंटम। बताइए, मोमेंटम आया है, बताइए मोमेंटम हुआ है, बताइए मोमेंटम हुआ है। जब दो दिल मिले, कौन कौन से हैं वो दिल, एक मास है और एक वेलोसिटी। जब दो दिल मिलेंगे तो एक नई चीज़ का जन्म होगा। दो दिल मिल रहे हैं हौले हौले धीरे धीरे, दो दिल मिले तो एक नई क्वांटिटी का जन्म हुआ जिसका नाम है मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का मास इंटू मत लिखना है, इसको एम वी लिखना है, उसके पीछे भी रीजन है बहुत, वो बाद में समझोगे, बट अभी एम वी लिखना है। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो दो दिल जब मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मिले दो दिल जवां निसार हो गया। दो दिल जवां जब मिले तो नया एक क्वांटिटी निकल गया जिसका नाम मोमेंटम। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है। ओके, अब इसकी डायरेक्शन की बात करें। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये याद रखना। मोमेंटम की डायरेक्शन ये होती है जो वेलोसिटी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की बात आती ही मोमेंटम कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चों, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। जब बात डायरेक्शन की आ गई है तो ये कैसी क्वांटिटी है, अरे बोलना बच्चे, ये क्वांटिटी है वेक्टर। क्योंकि डायरेक्शन तो किसकी होती है, वेक्टर की होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये याद रखना। ओके, अब देखो वेलोसिटी में चेंज कौन लाता है, अनबैलेंस फोर्स। ओके, देखो अभी अपन ने जो बात करी थी, वेलोसिटी में चेंज लाने के पीछे कौन सा फैक्टर था, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ से अपन एक चीज़ लिंक करना चाह रहे हैं, ये देखो वेलोसिटी में चेंज कौन लाएगा, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए कौन सा फैक्टर है, फोर्स। इसका मतलब फोर्स, मोमेंटम में चेंज मतलब फोर्स। ठीक है, फोर्स आल्सो प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है ना, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज यानी कि मोमेंटम में चेंज। और वेलोसिटी में चेंज कौन लाता है, फोर्स। तो मोमेंटम में चेंज कौन लाएगा, फोर्स। ओके, मोमेंटम में कौन चेंज लाएगा, फोर्स। अच्छा,
एक चीज़ और अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंटम का एक रिलेशन तो पता चल गया, मतलब वेलोसिटी से रिलेशन है, और वेलोसिटी में चेंज कौन ला सकता है, फोर्स, यानी कि मोमेंटम में चेंज कौन ला सकता है, फोर्स। फोर्स एक चीज़ पे और डिपेंड करता है जो है टाइम। कैसे डिपेंड करता है, एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का। उन्होंने बताया कार है, कार की बैटरी डेड हो गई है और उसमें कुछ आदमियों ने धक्का लगाया और थोड़े बहुत तेज़ी से धक्का लगाया, सडन पुश लगाया उन्होंने, अनबैलेंस फोर्स लग गया, तब भी ये स्टार्ट नहीं होती, तब भी स्टार्ट नहीं होती। बट आप क्या करो, इसको थोड़े ज़्यादा टाइम तक के लिए फोर्स लगाओ, इस पर ज़्यादा टाइम के लिए धक्का लगाओ तो ये स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब आपने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फोर्स लगाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको एक एक्सेलरेशन मिल गया, ग्रेजुअल एक्सेलरेशन मिल गया। इट मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ओनली बाय द टाइम विच फोर्स इज एक्सर्टेड। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, वो ओनली फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। देखो फोर्स अपने में पता चल गया, फोर्स लगाओगे, अपन ने तेज फोर्स लगा दिया तो कार में तेज़ी से चेंज तो आएगा, बट वो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाया ना, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत है, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ाओगे तो कार स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मोमेंटम में चेंज के लिए टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है फोर्स के साथ साथ। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंज। तो मोमेंटम में चेंज किस बात पर भी डिपेंड करता है, टाइम रेट पे, कितनी टाइम के लिए आपने फोर्स लगाया। तो सेकंड लॉ यहीं से सेकंड लॉ निकलता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं, सेकंड लॉ जी, आइए क्या बोलते हो आप, सेकंड लॉ बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स। और किस डायरेक्शन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन में। देखते हैं इसको अब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। माना कि एक ऑब्जेक्ट का मास है m, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक्सेलरेशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद चेंज हो जाएगी, यानी कि अब वेलोसिटी हो गई v, मास तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी हो गई v। और ये चेंज आया यहाँ से यहाँ तक चेंज आया, इसमें टाइम लगा t, इसमें कितना टाइम लगा t, ठीक है। और ये t टाइम में इतना चेंज आया, और किस वजह से आया, एक फोर्स लगाया इस पर f अमाउंट का, उस वजह से ये चेंज आया है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इसका लिखना है p1, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m इंटू यू, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि एम वी माइनस एम यू, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो जाएगा एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। रेट की बात आ गई ना तो टाइम से डिवाइड कर दिया। इसी को क्या बोला था अभी, इसी को बोला था फोर्स। फोर्स बताया था ना, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जो कि ले लिया के, और एम को निकाल लिया यहाँ से बाहर, वी माइनस यू अपॉन टी। साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उनको पता चला के की वैल्यू होती है यहाँ पर 1। तो मोमेंटम फिर फोर्स कितना आया, एम वी माइनस यू अपॉन टी। कुछ याद आ रहा है क्या, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है ये क्या चीज़ है, वी माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन, वी माइनस यू अपॉन टी होता है ना। तो यहाँ से फोर्स क्या आया, एम इंटू ए। ओ माँ, ओ माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, ओ माँ,
ओ माँ, तो एफ का फॉर्मूला हो गया माँ एम ए, एफ का फॉर्मूला हो गया माँ एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 1 आई थी तो उसको हटा दिया। और यहाँ से ऐसा यूनिट, इसकी यदि कोई पूछ ले तो मैं गलती से फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी, केजी, ये तो मास हो गया केजी में, एक्सेलरेशन की केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो फोर्स की डेफिनेशन यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, 1 यूनिट फोर्स यदि आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, तो 1 यूनिट फोर्स क्या होगा, 1 यूनिट फोर्स इज डिफाइंड एज अ अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 केजी मास। यदि आपको 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन पूछ ली तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, यदि आप 1 केजी मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन करा दो तो उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो 1 न्यूटन होगा। बस ये डेफिनेशन है इसकी। के की वैल्यू कितनी हो गई, एक होती है, और न्यूटन, अच्छा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इसको ही बोलते हैं न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। तो एफ को अपन, या तो आप यूनिट लिख रहे हो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, या फिर इसी को बोलते हैं न्यूटन, तो न्यूटन भी लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, ठीक है। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, ठीक है। अब ये फोर्स मेजरमेंट के लिए आपको याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं सेकंड लॉ के, आपने देखा होगा, नहीं सर हमने नहीं देखा, बताओ पहले तभी तो देखेंगे, तो बता देता हूँ। देखो जब कोई बात बिगड़ जाए, सब कोई मुश्किल पड़ जाए, तू देना साथ मेरा। देखो ये क्रिकेटर है, कैच लेता है, जब ये कैच लेता है तो ये अपने हाथ को पीछे की साइड खींचता है, आपने देखा होगा, देखना नहीं देखा तो आज ही देखना, कोई भी हाईलाइट यूट्यूब पे चलाओ और देखो कैच कैसे लेते हैं क्रिकेटर। वो क्या करते हैं, जैसे बॉल उनके हाथ तक पहुंचती है तो वो हाथ को थोड़ा पीछे खींचते हैं। पीछे खींचने से क्या हो रहा है बताओ, पीछे खींच के ये करना क्या चाह रहे हैं, एफ इक्वल टू एम ए एम वी माइनस ई अपॉन टी। यदि यहाँ से यदि मैं टाइम पीरियड को बढ़ा दूँ, यदि टी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, ये बात मानते हो। तो बच्चों ये हाथ को पीछे खींच के टाइम पीरियड को बढ़ाना चाह रहे हैं, हाथ को पीछे खींच के टाइम पीरियड को बढ़ाना चाह रहे हैं। और यदि ये टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे तो इनको फोर्स कम लगेगा, यानी कि इनको झटका, यानी कि इनको चोट कम लगेगी हाथ में। यदि यहीं पे हाथ को रोक लेते, पीछे नहीं बढ़ाते, जैसी बॉल इनके हाथ तक आती तो ये टाइम पीरियड होता कम, यानी कि मोमेंटम वो जो चेंज आ रहा था वही तो फोर्स होता है। यदि मोमेंटम में चेंज यदि कम टाइम में ही आ गया, जल्दी से मतलब कम टाइम लगा उसमें चेंज आने में, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो उनको हाथ में चोट ज़्यादा आती, इसीलिए वो हाथ को पीछे खींचते हैं ताकि इसको फाइनल वेलोसिटी कितनी पहुंचानी है, बॉल को रोकना है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 पहुंचाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी जितनी भी थी उतनी होगी जितनी भी स्पीड होगी। तो यदि ये टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं इसका तो इनको कम अमाउंट का फोर्स इनके हाथ पे लगेगा, जिसकी वजह से हाथ पे चोट कम लगेगी। दूसरा आपने देखा होगा, नहीं देखा सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, ये देखो कोई हाई जंप वगैरह करता है ना, इसका भी वीडियो देखना है यूट्यूब पे। कोई हाई जंप यानी कि ऐसा कोई एक रॉड जैसी होती है, इसके ऊपर से प्लेयर आता है और इसके ऐसे करके कूदता है, तो नीचे जब कूदता है तो ये गद्दे पड़े रहते हैं उनके ऊपर ही वो गिरता है, गद्दे पड़े रहते हैं। तो गद्दे पड़े रहने से भी क्या होता है, यहाँ पे भी टाइम पीरियड बढ़ा दिया उनके रुकने का। यदि यहाँ पे कोई हार्ड सरफेस होती तो क्या होता, मोमेंटम जैसे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड थी तो ये तुरंत ही 0 हो जाती, मतलब टाइम इसको कम मिलता यदि ये हार्ड सरफेस होती तो, और उसकी वजह से यदि टाइम कम मिलता तो फोर्स ज़्यादा लगता तो उसको चोट ज़्यादा लगती। अब क्या किया आपने, गद्दा ले लिया, गद्दा क्या करेगा, पुश, ये यहाँ पे दबेगा थोड़ा सा, तो इसको वेलोसिटी को 0 होने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मतलब गद्दा दबेगा ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा टाइम मिल गया, यानी कि गद्दा इतना यहाँ तक आ गया, पहले इतना था ये पूरा, फिर यहाँ तक ये दब गया, तो इनको इतना टाइम मिल गया ना। यदि टाइम मिल जाएगा तो अमाउंट ऑफ फोर्स कम हो जाएगी, तो इनको चोट कम लगती है, इसीलिए गद्दे पे ही गिरते हैं, वो डायरेक्ट नहीं गिरते, ठीक है। समझ में आया बच्चों, सेकंड लॉ क्लियर हुआ। सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, अब देखो एक चीज, अब देखो एक चीज, प्यारी चीज, प्यारी चीज है, मज़ा आ जाएगा। यदि अमाउंट ऑफ फोर्स में 0 कर दूँ, यदि फोर्स 0 कर दूँ, एफ इंटू टी इक्वल टू एम बी माइनस यू,
यदि ये जीरो हो गया फोर्स तो एफ इंटू डी, ये वाली साइड जीरो हो गई टोटल, तो एम वी माइनस यू इक्वल टू जीरो। एम नीचे चला जाएगा इधर, एम को इधर नीचे भेज दो, ये भी जीरो हो गया, वी माइनस यू इक्वल टू जीरो हो गया फाइनली। वी एम, अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। यदि कभी ऐसी चीज़ लिखी हुई ना तो आपको क्या करना है, यदि दो ब्रैकेट बन रहे हैं ना यहाँ पे, एक तो एम है एक वी माइनस यू है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एम को यहाँ पे नीचे पहुँचा के जीरो कर दो। ये तो मैं तुम्हें सिंपली समझाने के लिए बताना चाह रहा था, पर मैंने कहा चलो तुम्हें पूरा समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि या तो ये जीरो होगा, या तो एम जीरो होगा, या फिर ये दूसरा वाला ब्रैकेट जीरो होगा, या तो वी माइनस यू जीरो होगा। तो एम तो जीरो हो ही नहीं सकता, एम तो जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बताओ बताओ बताओ। चैप्टर नंबर 1 याद करो, चैप्टर नंबर 1 याद करो, चैप्टर नंबर 1 याद करो। मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जिसका कोई मास होता है और जिसको कोई वॉल्यूम अप्लाई करता है, जो ऑक्यूपाई करता है, उसी को बोलते हैं मैटर। तो ये कुछ ना कुछ मैटर है ना, जिसकी बात कर रहे हैं वो मैटर है ना, बॉल वगैरह जो भी है मैटर है ना वो। तो यानी इसका मास तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब ये दूसरी वाली चीज़ जीरो होगी। दूसरी वाली चीज़ जीरो होने का मतलब वी माइनस यू इक्वल टू जीरो, यानी कि वी इक्वल टू यू। अब यहाँ से क्या इंटरेस्टिंग बात निकल के आई, यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी फाइनल वेलोसिटी थी। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कह रहा था, यदि कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट का मतलब ये हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। यदि कोई पहले यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है किसी वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड से, तो फाइनल वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकंड। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो 4 जीरो होते ही क्या स्टेटमेंट निकल के आया, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा बच्चों। ठीक, फोर्स का इम्पैक्ट अपन ने देख ही लिया है। अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह कहता है, क्या कहता है, when a body exert force on second body, the second body exert equal and opposite force on the first body. Every action has equal and opposite reaction. अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि आपने फुटबॉल खेल रहे हो, आपने इस पे तेज़ी से पैर से किक मारी, तो इस पे आपने किक पे फोर्स लगाया, किक से इस फुटबॉल पे फोर्स लगाया, तो ये तो आगे चली गई, पर आपके पैर में भी थोड़ा सा दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि फुटबॉल ने भी आपके पैर पे फोर्स लगाया, फुटबॉल ने भी अपने आपके पैर पे एक फोर्स लगाया, और आपने जितना इस पे फोर्स लगाया फुटबॉल पर, फुटबॉल ने भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाया आपके पैर पर। ठीक है, यही कह रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि यदि आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हो तो वो सेकंड बॉडी भी आप पे फोर्स एक्सर्ट करती है, और दोनों की अमाउंट क्या होती है, सेम होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है। आपने इस डायरेक्शन में लगाया फोर्स तो वो आप पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, बट सेम अमाउंट। अच्छा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे, ये याद रख लो, हमेशा दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है इसको, कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे, जैसे आपको कोई दे देगा एग्जांपल, जैसे ये टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ये ब्लॉक ने इस पर फोर्स लगाया और ब्लॉक पे ये फोर्स लग गया ऊपर, बताओ ये पेयर है कि नहीं? बताओ ये न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का पेयर है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सेम, यदि सेम बॉडी पे यदि फोर्स की बात कर रहे हैं ना, यदि ब्लॉक पे नीचे की साइड mg लग रहा है और ब्लॉक पे ऊपर की साइड कोई दूसरा फोर्स लग रहा है रिएक्शन का, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट पेयर है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि एक फोर्स ब्लॉक ने लगाया, एक फोर्स ब्लॉक लगाएगा इस टेबल पे, तो दूसरा फोर्स लगना चाहिए ब्लॉक पर। एक फोर्स यदि टेबल पे लगेगा तो दूसरा ब्लॉक पे लगेगा, और दोनों की अमाउंट सेम होगी, यानी इक्वल होंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। हमेशा याद रखना, इक्वल एंड अपोजिट जो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स होते हैं वो दो डिफरेंट बॉडी पे लगनी चाहिए, दो डिफरेंट बॉडी पे लगनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रख लेना, नहीं तो गलती कर बैठोगे। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। अब देखो चलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं सर, ये बात आप हमें मत बताओ, हमारे मम्मी पापा ने हमें 3 साल की उम्र में चलना सिखा दिया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आपने चलना तो बचपन में सीख लिया था, पर आपको मैं आज उसकी थोड़ी सी साइंस समझा देता हूँ, चलते कैसे। जब आप चलते हो तो आप पैर से धरती को पीछे की साइड पुश करते हो, जो भी ज़मीन है उसको पीछे की साइड पुश, तो ज़मीन आप पे इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाती है आगे की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आप चल पाते हो, जिसकी वजह से आप चल पाते हो।
तो देखो मैंने आज आपको चलना सिखा दिया? नहीं सर, आपने चलना नहीं सिखाया, सिर्फ आपने उसका कॉन्सेप्ट बताया कि चलते कैसे। चलना तो हम वैसे ही सीख गए थे। बिना साइंस के भी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, साइंस के आने से कुछ कुछ नई चीज़ें आ गई। बट अब देखो, आपने बंदूक चलाई, चल नहीं ऐसे गंदे काम नहीं करते हम, ठीक है नहीं चलाए। अब बंदूक जब चलाते हैं तो क्या होता है बच्चों, बंदूक जब चलाते हैं तो आगे की साइड बुलेट जाती है, बुलेट जाती है, बुलेट बुलेट बुलेट, आगे की साइड आपने फायर करी तो जो बंदूक चलाता है उसको भी एक झटका लगता है, जोर का झटका है धीरे से लगा लगा, तो इसको झटका तो लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बंदूक ने ब्लड पे फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो ब्लड भी इस पर फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ। कैसा फोर्स होगा? इक्वल होगा और अपोजिट, F1 इक्वल टू F, दोनों फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, दो डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। पर एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, फोर्स तो लगेंगे दोनों अलग अलग, फोर्स तो लगेंगे इक्वल, हाँ अलग अलग नहीं, फोर्स तो लगेंगे इक्वल, बट उनकी वजह से एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। अब ये मत सोचना कि जितनी तेज़ी से बुलेट आगे की साइड गई उतनी साइड से इसको चलाने वाला पीछे की साइड जाएगा, ना 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 ना, फोर्स तो सेम होंगे, फोर्स तो सेम होंगे, बट एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि F होता है F इक्वल टू ma, फोर्स यदि सेम भी हो गए तो मास तो अलग अलग हैं, और मास अलग अलग आते ही A=F/m। यदि फोर्स सेम भी है, माना कि ये फोर्स F लग रहा था, A2=F/m2, यदि F1 इक्वल टू F2 भी हो जाए, यानी कि यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे भी F लिख दूँ, यहाँ पे भी F, यदि दोनों फोर्स सेम भी हो जाएंगे तो मास तो अलग अलग हैं। यदि मास अलग अलग है तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। जितनी तेज़ी से बुलेट आगे की साइड जाएगी उतनी तेज़ी से जो चलाने वाला है वो पीछे की साइड नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के मास क्या है? डिफरेंट। यदि मास डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा, क्योंकि चलाने वाला और बंदूक दोनों का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन का मतलब वो मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा झटका लगेगा उसको। समझ में आ गया? इसलिए कभी ये मत सोचे ना कि बुलेट जितनी तेज़ी से आगे जाती है उतनी तेज़ी से चलाने वाला पीछे क्यों नहीं जाता, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का डिफरेंट होता है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की इस चैप्टर के, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है? देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई बॉल है एम ए जिसकी वेलोसिटी है यू ए, ये कोई बॉल है एम बी जिसकी वेलोसिटी है यू बी, दोनों चल रही हैं। एक टाइम के बाद दोनों ने एक दूसरे को स्ट्राइक किया, एक दूसरे से टकरा गई, ठीक है, ये टकरा गई एम ए और ये एम बी। अब टकराने के बाद दोनों हो गई सेपरेट। अब इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, पता है आपको, टकराने के बाद तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एम बी की वेलोसिटी हो गई वी बी। तो पहले यू ए यू बी थी, अब वी ए वी बी हो गई। अब देखो इन दोनों ने एक दूसरे से टकराई, तो इसने एम ए ने फोर्स लगाया बी पर एफ ए बी, और एम बी ने इस पर फोर्स लगाया एफ बी ए। एफ ए बी का मतलब होगा फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी, ए के द्वारा बी पर लगा गया फोर्स। एफ बी ए का मतलब हो गया बी के द्वारा ए पर लगाया गया फोर्स। और ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हैं कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि एक फोर्स तो ए लगा रहा है बी पर, एक लगा रहा है ए लगा रहा है बी पर, मतलब बी पे लग रहा है ये वाला फोर्स। एफ ए बी किस पे लग रहा है? बी पर लग रहा है। और एफ बी ए किस पे लग रहा है? ए पर लग रहा है। दोनों डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा जी, तो एक बात बताइए कि दोनों को इक्वल करना पड़ेगा अपने को, तो इनका मोमेंटम लिख लेते हैं। मोमेंटम लिख लेते हैं इनका, किसका? पहले लिखते हैं इसका, एम ए का मोमेंटम, एम वी माइनस यू अपॉन टी। इसका मोमेंटम ये फर्स्ट वाले का, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है, तो ये हो गया एफ ए बी। एफ बी ए लिखना हो तो बी के द्वारा ए पे लगाएगा फोर्स, बी के द्वारा ए पर, तो एम बी होगा, यहाँ पे बी के द्वारा लगाया ना, और बी की फाइनल वेलोसिटी बी माइनस यू बी अपॉन टी।
अब क्या एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इक्वल टू एम बी बी वी माइनस यू वी अपॉन टी। टी से टी गया, यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे। एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू एम बी बी वी माइनस एम बी यू वी। अब इसको इधर ले जाते हैं। एम ए एम अच्छा माइनस वी हो जाएगा ना, तो एम ए यू ए एम बी यू वी, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए यू बी ए प्लस एम बी बी बी। यहाँ से क्या निकल के आया कि जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम बाद में होगा, जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना फाइनल मोमेंटम होगा। एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी क्या हो गया, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम ही था, दोनों की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी। और एम ए यू बी एम ए बी ए प्लस एम बी यू बी बी, ये क्या होगा, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये क्या होगा, कंजर्वेशन मोमेंटम, यानी कि यदि कॉलिजन हो रहा है और इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था ना, आपका वही फोर्स थी तो है सर, पर ये एक्सटर्नल नहीं है ना, ये एक दूसरे पे लगाए गए फोर्स है, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। यदि कोई तो ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उनका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, जितना इनिशियल मोमेंट था उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज और कंजर्व बाय द कोलिजन। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के दो एग्जांपल लिया गया, वो आप देख लेना। उन्होंने क्या किया, एक ये ऐसे एक बैलून को लटकाया है, यहाँ पे स्ट्रॉ लगा दी थी, नीचे धागे से एक बैलून लटका दिया। अब क्या किया, यहाँ पे बैलून को ऐसे इसके एंड को बांध दिया था रस्सी से। फिर एक टाइम के बाद क्या करोगे, इस रस्सी को खोल दोगे तो इससे हवा निकलेगी, हवा निकलने की वजह से वेलोसिटी थी, तेज वेलोसिटी थी, इधर हवा की वेलोसिटी वी मान लो, तो ये इस डायरेक्शन में हवा निकली, तो इसकी वजह से इस पर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो ये बैलून पीछे की साइड मूव करने लग जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है, आप देख लेना। अब वापस देख लेते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम को, एक बार और बता दूं आपको, इसका वो सॉल्व करना बता दूं। देखो एफ फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑन बी क्या होगा, रेट ऑफ एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। एफ बी ए क्या होगा, एम बी 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 माइनस यू बी अपॉन टी। एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, यानी कि ये डायरेक्शन भी दोनों सेम कर दो, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इक्वल टू एम बी बी वी माइनस यू वी अपॉन टी। टी से टी गया, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू एम बी वी वी माइनस एम बी यू वी। यही हो रहा है। ये हो रहा है ना सेम, कोई दिक्कत तो नहीं है। एम वी माइनस यू ये दोनों को सेम करोगे। अच्छा, अब क्या करना है आपको, इक्वल एंड अपोजिट। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट है। अपोजिट का मतलब एक आएगा एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए तो सही है, बट नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ से माइनस लगाओ, इसके माइनस लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, अब आ जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है,
बस एक साइन लगाना भूल गया था, इसलिए मैंने तुम्हें वापस बताया सॉल्व करके। आपने ध्यान नहीं दिया ना इस बात पे, इक्वल एंड अपोजिट पे ध्यान नहीं दिया ना। इक्वल तो ठीक है, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए तो आपने कर दिया था, बट एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी होगा क्योंकि इक्वल और अपोजिट है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म। अब से करेंगे न्यूमेरिकल। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।